ठीक है। सो गाइस केस नंबर 4 पढ़ो अब। केस नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा? केस नंबर 4 कह रहा है कि XYZ मेडिकल डिवाइसेस अ रिनाउंड प्लेयर इन द हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेक्टर डेवलप्ड अ कटिंग एज शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस aimed at revolutionizing diabetes management. The device, equipped with a microchip embedded in the skin, enables continuous glucose monitoring with real-time data accessible to patients via their smartwatches. Additionally, the device facilitates remote monitoring by healthcare providers, enhancing patient care and treatment outcomes. Despite the device's advanced features and potential benefits, XYZ Medical Devices is facing profitability challenges. तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे बता दो कि इतना सब जो इसने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बताया उसका मीनिंग समझ में आया क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। उसने बताया कि यार एक मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने एक कटिंग एज, मतलब कुछ उसने कटिंग एज बोल रहा है तो मतलब उसने कोई बिल्कुल ही नया डिवाइस लॉन्च किया मार्केट में, और हो सकता है कि वो डिवाइस है जो मेरा फर्स्ट इन क्लास है मार्केट में। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उस डिवाइस के पास, या वो अपनी कैटेगरी में सबसे पहला टाइप का डिवाइस है। सो कटिंग एज शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस, शुगर मैप मेजर कर रहा है वो, एम्ड एट रेवोल्यूशनलाइजिंग डायबिटीज मैनेजमेंट, कि डायबिटीज के मैनेजमेंट, मतलब देखो मैनेजमेंट बोल रहा है ना वो ये नहीं बोल रहा ट्रीटमेंट। देखो यहाँ यहाँ तुम फंस जाओगे। कोई लोग बोलेगा कि अच्छा, अब तुमसे अगर पूछते हैं कि तुम क्या घुस जाओगे कि यार हो सकता है उस डिवाइस का जो एफिकेसी है वो अच्छी ना हो, सेफ्टी वो अच्छी ना, अरे बाबा वो डिवाइस के बारे में बात नहीं कर रहा है। इंटरव्यू इज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। सो डिजीज का मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मैनेज होता है कि अगर आपको डायबिटीज से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, या फिर आपको डायबिटीज आपको पता कैसे लगा डायबिटीज? आप जब उसको मेजर करोगे, मैनेज करोगे, जब आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करोगे अपने ब्लड शुगर लेवल से, तभी तो आप उसको मैनेज करोगे ना, तभी तो आप उसको ट्रीट करोगे। समझे? तो मैनेज कर रहा है डिवाइस, इट इज नॉट ट्रीटिंग। वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ मैनेज कर रहा है। वो करता क्या है डिवाइस? इक्विप्ड विद अ माइक्रोचिप एम्बेडेड इन द स्किन, मतलब जो आपकी स्किन है, स्किन उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगी है जो कंटिन्यूसली रीडिंग भेज रही है। इनेबल्स कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ठीक है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे हो आप विद रियल टाइम डेटा, कि अभी मेरा शुगर कितना मुझे पता लग रहा है। जैसे होता है ना ऑक्सीमीटर्स होते हैं हमारे पास, या फिर स्मार्ट वॉचेस होती हैं, उसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी हार्ट बीट अभी इतनी है, SpO2 इतना है, ऑक्सीजन इतना है। तो ये कर रहे हैं, ये रियल टाइम में ग्लूकोज बता रहे हैं कि आपका शुगर कितना है बॉडी में। एक्सेसिबल टू पेशेंट्स बाय देयर स्मार्ट वॉचेस, मतलब मैंने हाँ स्मार्ट वॉच पहन रखी है एक, और उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा अभी इस टाइम में ग्लूकोज कितना है। समझे यहाँ तक? अब एडिशनली द डिवाइस फैसिलिटेट्स रिमोट मॉनिटरिंग बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एनहांसिंग पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइस क्या बोल रहा है कि डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस है मेरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पता है ना आजकल की सब चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँच रही हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो स्मार्ट वॉच है वो डेटा, ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग का, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या मेरा डॉक्टर होगा, या मेरा नर्स होगा, या मेरा फिजिशियन होगा, कोई भी हो सकता है, इनको सेंड कर रही है जो मेरा ख्याल रख रहा है, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर ही जो मेरा ख्याल रख रहा है, उनको भेज रही है, ताकि इनहेंस हो सके पेशेंट केयर। हो सकता है कि कोई बुजुर्ग हो, ठीक है, कोई ओल्ड एजड पर्सन है, फिर कोई बच्चे को शुगर हो जाती है जैसे, तो उन्हें नहीं पता कि क्या है अभी, और वो भूल जाए चीज़ें, मैनेज ना कर पाए, या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाए। कभी कभी जैसे होता है ना कि शुगर बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम से स्पाइक कर गया, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डेटा भी देख सेंड कर रहा है डिवाइस आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जिससे कंटिन्यूसली यू आर बीइंग मॉनिटर बाय देम आल्सो, और ट्रीटमेंट के आउटकम्स है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, कि अरे शुगर बढ़ गया, आपने दवाई नहीं ली, चलो आपका मेडिसिन लेने का टाइम हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत है यार, कुछ दिक्कत क्या है कि डिस्पाइट द डिवाइस एडवांस फीचर्स एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स, XYZ मेडिकल डिवाइसेस इज फेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज। भाई कंपनी ने इतना पैसा लगा दिया डिवाइस बनाने में, इतना हाईटेक डिवाइस बनाया, इतने उसके एडवांस फीचर और बेनिफिट भी उसके बहुत सारे बता रहे हैं, पर फेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज, कंपनी उसको सेल ही नहीं कर पा रही। समझ रहे हो तुम?
तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक आर द पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, elaborate each pointer and strategies to improve it। देखो वो पढ़े तुमने, कहावत होती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बट पैकेजिंग खराब। समझे कि तुमने बनाई तो बहुत अच्छी चीज, बट कोई खरीद ही नहीं रहा उसको मार्केट में। तो यही कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा डिवाइस है, सब चीज अच्छी है, बट नो वन इज परचेजिंग दैट। प्रॉफिट ही नहीं आ रहा कंपनी को उसको सेल करने से, सेल ही नहीं हो पा रहा डिवाइस। तो अब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाए भाई, क्या रीजन हो सकते हैं उसको। चलो बारी बारी करके ना सारे रीजन हाईलाइट करते हैं हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में ना अपने आप एक हिंट दी हुई है उसने, जिसका मुझे फायदा उठाना है। वो कह रहा है कि वट ये जो स्टेटमेंट है ना, डिस्पाइट द डिवाइसेस एडवांस फ्यूचर, और यहाँ पर अगर तुम इतना समझ गए ना, ये पार्ट जिसको समझ में आ गया अच्छे से, उसके लिए ये क्वेश्चन ना बिल्कुल पीस ऑफ केक है। वो उसने जिसको ये समझ में आ गया ना, उसने क्वेश्चन कर दिया ये 50%। बाकी तो बस है तुम में, और जो बचा कुछ और तुम्हें दिमाग लगाना है वो लगा लो, तुमने इस केस स्टडी सॉल्व कर दी है। अब देखो वो उसने मेरे को एक बात बताई अभी कि डिवाइस है वो काफी एडवांस्ड है, एंड वो माइक्रो चिप है यहाँ लगता है मेरे, और स्मार्ट वॉच के साथ आता है। तो यार एक बात बताओ, चलो अगर मैं, अब देखो केस स्टडी में ना कभी कभी पैरेलल्स भी ड्रॉ करने होते हैं तुमको। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्मार्टफोन्स जब आए थे तुम्हें जल्दी आ गए होंगे, बट उन्हें नहीं आया होगा, उन्हें टाइम लगा हुआ है। मतलब चीज इतनी हाई टेक है, तो हो सकता है कि जो हमारी ऑडियंस हो, जो उसका पोटेंशियल कंज्यूमर हो, उनको अडॉप्ट ही ना कर पा रहे हो वो। समझे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। अब तुम अपने पेरेंट्स को थोड़ी बोलो कि यार चलो चैट जीपीटी यूज कर लो आप इस काम के लिए, उनको नहीं पता चैट जीपीटी क्या, उनको इतने नॉलेज नहीं है मान लो। तो या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको नहीं पता, तो वो तो गाइस कंफ्यूज हो गए ना, वो तो उस चीज पे जाएंगे ही नहीं। तो समझे, तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तो सबसे पहला फैक्टर तो मैं बोलूंगा जो मुझे पॉसिबल रीजन लग रहा है कि यार लो मार्केट अडॉप्शन हो गया, कि ड्यू टू एडवांस्ड टेक, ठीक है, ड्यू टू एडवांस टेक, एक तो मार्केट अडॉप्ट ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे। अब एडवांस टेक से क्या होगा, अब सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, चलो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। अब मान लो यूपीआई जब इंडिया में आया था तो लोगों नहीं यूज करते थे, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि यार एक तो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो फोर्स उसका यूज स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने कितने सारे कैंपेन चलाए थे तो इंक्रीज अवेयरनेस, ताकि लोगों को यूपीआई समझ में आ रहा, अभी भी चला रही है जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। तो मतलब क्या, आपने टेक एडवांस बनाया, लो मार्केट, अब लो मार्केट एडोप्शन के भी रीजन है, एक तो क्या है कि ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, सेकंड लो कंज्यूमर अवेयरनेस, कि यार आपने डिवाइस तो ला दिया, बट लोगों को समझाओ तो सही वो डिवाइस यूज कैसे होगा, कंज्यूमर्स अवेयर ही नहीं है। तो लो और स्लैश लिमिटेड कंज्यूमर अवेयरनेस, समझे। अब उसके बाद क्या हो सकता है, तो एक तो मेरा रीजन ही हो गया कि लो मार्केट एडॉप्शन किस लिए हो रही है, एक तो एडवांस टेक है, लिमिटेड कंज्यूमर अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं डिवाइस कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो मेरे ये रीजंस हो गए, और उसके बाद अब दूसरे रीजन सोचते हैं चलो। तो एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है यार, अब देखो इसने यहाँ पर एक दो चीजें और बताई हैं कि माइक्रोचिप है, ठीक है। अगर यार माइक्रोचिप है, मुझे स्क्रीन में कोई चीज एम्बेड करानी है, और अभी ट्रेडिशनल तुम सोचो तो क्या होता है, स्क्रीन ली, प्रिक किया, रखा, आ गया। तो हो सकता है कि जो डिवाइस हो डिफिकल्टीज विद ईज ऑफ यूज और लो ईज ऑफ यूज, कि यार आपको ना वो यूज करने में इतना कस्टमर कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, कि आपने चीज तो बहुत अच्छी बनाई,
बट कंज्यूमर कह रहा है, उसका परसेप्शन है कि यार मैं अपनी स्किन के अंदर कोई चिप क्यों रखूँ, जब मैं ऐसे एक प्रिक किया हूँ करूँ यहाँ पर रख दूंगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मैं क्यों करूँ ये चीज़ें बार बार। और उसके बाद स्मार्ट वॉच है भाई, मुझे बार बार चार्ज करनी पड़ रही है, वो आई कैन नॉट डू इट, समझे। तो ये है। और दूसरा एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, स्मार्ट वॉच भी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो डेटा भेज रही है आपके फेस, आप डाटा कैसे सेंड करोगे, आपके पास कुछ रिचार्ज विचार्ज कुछ स्मार्ट वॉच में होना चाहिए ना सिस्टम, कि वो कनेक्टेड होनी चाहिए इंटरनेट से। तो यहाँ पर एक मुझे चीज़ दिखना है कि यार नॉर्मल सी बात है, इतना डिसरप्टिव ट्रीटमेंट है तो प्राइस तो ज़्यादा होगा। एक एंड्रॉयड और आईफोन में प्राइस डिफरेंस क्यों आता है, सोफिस्टिकेशन। तो मतलब एक तो सोफिस्टिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हो गया। दूसरा, अगर जो चीज़ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है उसका प्राइस भी तो ज़्यादा होगा, हाई प्राइस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। मेरे कॉम्पिटिटर कह रहे हैं कि यार मैंने डिवाइस का प्राइस रखा 5,000 रुपये, मेरे कॉम्पिटिटर कह रहे हैं भैया मैं तो आपको आपके 1,000 रुपये में बेच रहा हूँ, और जो मेरे पास तो मैं आपको 50 टिप्स दे रहा हूँ, तो आप 50 बार मेजर करो 1,000 रुपये में। आप ही क्या 5,000 रुपये के चक्कर में पड़े हो, आपको इसमें सेल डलवाना पड़ेगा, स्मार्ट वॉच में आपको नेट का रिचार्ज करना पड़ेगा। बाई चांस माइक्रोचिप आपका ख़राब हो गया तो फिर से उसको स्क्रीन के अंदर से निकालो और उसको नया माइक्रोचिप डालो, तो इतना सब अच्छा है, आप स्ट्रिप लो, लगाओ और यूज़ करो। तो हाई प्राइस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, प्राइसिंग प्रेशर आ गया यहाँ पे, एक रीज़न ये हो गया। तो 3-4 रीज़न तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा और क्या हो सकता है, अब देखो रिमोट मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हो, आपको फिर एससीपी भी चाहिए यहाँ पर, तो इसमें मुझे क्या पता लग रहा है कि यार इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ी ज़्यादा हो गई, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने 10 रुपये लगा के 100 रुपये बना लिए, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50 रुपये लगा के 100 रुपये बनाया, तो यार मुझे तो दूसरे वाले में नुकसान हो रहा है ना। तो अगर ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है कि मुझे उसको पहले डेवलप करना पड़ रहा है, फिर मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको मार्केट करना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों से उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या रीजंस हो सकते हैं, पीयर रिव्यू, कि यार जिसने यूज़ किया उसको अच्छा ना लगा हो। पीयर रिव्यू मतलब यही, पीयर रिव्यू उससे क्या हो कि उसने बोला कि यार कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, सोफिस्टिकेशन लेवल बड़ा ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो समझा अब तुम्हें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उसकी जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो तुमसे और कुछ भी पूछ रहा है, कहाँ गया भाई, क्या पूछ रहा है, एंड स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव इट। देखा बेटा यहाँ फंस गए तुम, अब तुम्हें ये नहीं कि कमियां निकालने, तुम्हें सॉल्यूशन भी देना है उसका। तो अब हम एक एक उठाते हैं अपना, जो हमने शॉर्ट कमिंग बताया हम उसको सोल्व करते हैं। सो लो मार्केट एडॉप्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी है और लो एंड लिमिटेड कंज्यूमर अवेयरनेस है। तो यार मैं क्या करूंगा, मैं तो एक तो काम ये कर, अब देखो मैं टेक तो बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो बना दिया ना प्रोडक्ट, R&D करी मैंने यार, उस पर पैसा लगाया, सब किया, अब हुआ क्या कि सेल तो उसकी बढ़ गई, सॉरी कॉस्ट तो उसकी लग चुकी ना, उसमें जो फिक्स कॉस्ट मेरी लग चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला स्टेप, इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। कैसे, थ्रू एड कैंपेन्स यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, एड कैंपेन चला सकता हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ मटेरियल, ठीक है। आई कैन डेवलप एप्लीकेशंस, फ़ोन ऐप बना सकता हूँ मैं, मोबाइल ऐप, जिसमें बता रखो कि आपको डिवाइस कैसे यूज़ करना है और उसमें कब उसका बैटरी चेंज करना है, कब उसमें आपको चार्ज करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और मैं बुकलेट तो देखो, चलो तुम बुकलेट लिख सकते हो, पब्लिश वाले मटेरियल में आ गया, बट बोरिंग होते तो चलो तुम मॉडर्न ज़माने में हम बात करेंगे मोबाइल ऐप की, कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप बता रहे हो, और फ्री डेमोज, जो जो मेरा डिवाइस लगाएगा उसको मैं फ्री डेमोज प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे मैं क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ उन्हें, अवेयरनेस बना सकता हूँ। अब जो सेकंड वाला है ना मेरा, डिफ़िकल्टीज विद और लो इज ऑफ यूज़, नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, तो फिर से मैं जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ना, मैं उनको उसके बेनिफिट समझा सकता हूँ यार, कि आई कैन
बिल्ड ऑन पोटेंशियल बेनिफिट्स, कि मैंने उसकी मार्केटिंग ही नहीं की, इसका मतलब अच्छे से। अगर आप कह रहे हो कि यार सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, तो मतलब मैंने उसकी मार्केटिंग ही नहीं ठीक की थी तरीके से। मैंने किसी को बताया नहीं कि यार ठीक है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बट फायदे क्या हैं। आप कंटिन्यूसली अपना शुगर मॉनिटर कर सकते हो, और आपके साथ आपके जो केयर प्रोवाइडर हैं वो भी लोग देख सकते हैं, आपका फिजिशियन, नर्स, या फिर आपका कोई फैमिली केयर गिवर, वो सब लोग भी इसको देख सकते हैं। समझे? तो क्या पता चला मुझे कि यार मार्केटिंग अच्छे से नहीं किया आपने, तो मैं मार्केटिंग स्पेंड कर सकता हूँ इस पे, मार्केटिंग बता सकता हूँ इसके अच्छे से। अब उसके बाद हाई प्राइस कंपेयर टू कंपिटिटर्स, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई बेनिफिट इसके क्या क्या है। एंड देन यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि आई कैन प्रोवाइड डिस्काउंट्स, यहाँ पर डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं रिवार्ड्स स्लैश लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर कर सकता हूँ यहाँ पर, कि चलो ठीक है आप ये वाला रिवार्ड प्रोग्राम चला दो, ये वाला लॉयल्टी प्रोग्राम चला दो। आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू इंक्रीज द कंज्यूमर रिटेंशन एंड टू इंक्रीज द कंज्यूमर लॉयल्टी एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर। सेल्स टैक्टिक हमारी, मैं उस पर डिस्काउंट चला सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो सी इफ आई कैन लोअर प्राइस समहाउ। ठीक है, प्राइसिंग प्रेशर के लिए वही है कि प्राइसिंग प्रेशर के लिए आपको उसके बेनिफिट्स वगैरह अच्छे से बताने होंगे। अब अगला आ जाता है और प्रमोशनल मटेरियल्स, प्रमोशनल मटेरियल्स, या फिर मैं उसका प्रमोशन भी कर सकता हूँ कि चलो ठीक है किसी कंपनी के साथ, कोई स्मार्ट वॉच की कंपनी है, मैं उनके साथ अपना एक सिनर्जी कर सकता हूँ कि यार हमें तुम्हारी स्मार्ट वॉच सेल हो जाएगी, तुम मेरी एक छोटी सी इसमें ऐसे मैं तुम्हें सिस्टम दे रहा हूँ, तुम अपनी इस वॉच में बिल्ड कर दो। तो आई कैन ऑल्सो सी कि मैं किसी टेक कंपनी के साथ या फिर किसी और वॉच कंपनी के साथ, स्मार्ट वॉच कंपनी के साथ, आर देयर एनी फर्दर वो फॉर एनी इनोवेशंस जो कम कॉस्ट में हो जाए, जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाए, इस टाइप की मैं चीज़ें कर सकता हूँ। ऑपरेशनल कॉस्ट मैं कम कर सकता हूँ अपनी। ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या कर सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि यार कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डेवलपमेंट में कहीं ऐसा कोई एक्सपेंस है जो फालतू जा रहा है, और मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। देन पीयर रिव्यू, तो पीयर रिव्यू तो वही है कि पीयर रिव्यू मैं लोगों में उसकी जब अवेयरनेस बढ़ाऊंगा और मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगा, तो पीयर रिव्यू भी अच्छा सकता है। फिर डॉक्टर्स को मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लैज इन मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हैं। समझे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो मार्केट डायनामिक समझने पड़ेंगे, कंज्यूमर का प्रेफरेंस समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर समझना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के बाद हमें उसकी मार्केट पोजीशनिंग इंक्रीज करनी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमें, ताकि उसका रेवेन्यू बढ़ जाए और वो प्रॉफिटेबल हो जाए। सो इस टाइप की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी यहाँ पे। हाउ वी कैन डू दैट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द मार्केट सेल्स। समझे? तो ये एक बड़ा यूनिक केस स्टडी था। एंड इसके साथ साथ यू हैव ऑल्सो गेन्ड नाउ 4 स्टार्स, तो अभी बन गए हैं तुमको 4 स्टार। So now you have killed 4 cases and now you are only 1 case away from becoming an ace pilot in case studies. So let's discuss case number 5, and case number 5 is another unique case. So case number 5 क्या कह रहा है? case number 5 मुझको बोल रहा है, पढ़ो इसको आराम से फिर समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है द मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीज in India is currently subpar, characterized by a lack of standardized protocols, insufficient healthcare infrastructure, and limited data on disease prevalence and patient demographics. This situation underscores the urgent need for a coordinated and systemic approach to rare disease management, especially among pediatric populations. ठीक है, the primary objective is to develop and implement a nationwide rare disease management program tailored specifically for Indian children within a 2-year period. In addition to the prevailing challenges in rare disease management in Indian children, the Government of India aims to explore potential public-private relation partnerships to enhance the effectiveness and sustainability of its initiative. What are the potential opportunities where PPP can play a role? जिन लोगों को पढ़ के लग रहा है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि केस बहुत ज़्यादा लंबा होएगा। सो इस टाइम पे क्या करना है कि जो मेन बुलेट्स है ना, या फिर जो मेन पॉइंट्स है केस स्टडी में, वो हाईलाइट कर लिया करो अपने। सो यहाँ पर हम मुझे फटाफट से पढ़ते हैं कि क्या किया बता रहा है। इसने बताया है द मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीज इन इंडिया इज करेंटली सब पार्ट। ठीक है, ये बात कर रहा है मुझसे मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीज की, रेयर डिजीज को कैसे मैनेज करते हैं, वो भी अच्छी नहीं है। कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, कि उसको प्रोटोकॉल्स कैसे मैनेज करना है रेयर डिजीज के, इट इज सब स्टैंडर्ड
एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएफिशिएंट है, एंड देयर इज लिमिटेड डेटा ऑन डिजीज प्रिवेलेंस एंड पेशेंट डेमोग्राफी। इसकी मुझे पता ही नहीं कि रेयर डिजीज में जो आ रहा है, जो भी बंदा उससे अफेक्टेड है उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, कि स्टेट में कितने लोग हैं और कहाँ ज़्यादा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि द सिचुएशन अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टमिक अप्रोच टू रेयर डिजीज मैनेजमेंट स्पेशली अमंग पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस। तो चिल्ड्रंस वगैरह का भी मुझे ख्याल रखना है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ नेशन वाइड रेयर डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद इन अ 2 ईयर पीरियड। तो इसने बोला है मुझे मोटा मोटा कि इंडिया में रेयर डिजीज का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिससे हम बता सके कि किस स्टेट में किस जगह पर क्या उनका एज ग्रुप है, कितने सारे लोगों को रेयर डिजीज है। हमारा हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स मी टू डिजाइन अ रेयर मैनेजमेंट प्रोग्राम टेलर्ड फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद इन अ 2 ईयर पीरियड, और मुझे उसको लॉन्च करना है 2 साल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये सॉल्व करूंगा और उसके बाद देखते हैं बाकी को। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या क्या दिखी। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि यार मुझे यही नहीं पता। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। व्हाट वी डू उसी तरीके से। तो अब मुझे ये बताओ तुम, उसने मुझे ये बोला कि मेरे पास 2 साल है। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, उसने खुद ही बताया स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन हमेशा हिंट देगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है कहीं ना कहीं। अब मुझे, चलो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यार क्लास में ना मुझे सब बच्चों को पार्टी देनी है, और बस पार्टी देनी है। अरे अब तुम सोचो, अगर तुम्हें सब बच्चों को पार्टी देनी हो तो तुम पहले तो पता लगाओगे ना कितने बच्चे हैं, और हर एक बच्चे पे कितना स्पेंड जा सकता है, तुम कितना स्पेंड कर सकते हो। सेम यहाँ पर है। अब वो कह रहा है कि मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे एक रेयर डिजीज मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है, और उसने हिंट खुद ही दे दिया। उसने बोला कि यार देयर इज नो डेटा ऑन चिल्ड्रंस। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बनाऊंगा, कोई भी प्लानिंग करूंगा, तो प्लानिंग से पहले मुझे पता हो तो अच्छा, मैं किन के लिए प्लान कर रहा हूँ। और वो खुद ही कह रहा है कि डेमोग्राफिक्स अच्छे नहीं है। तो तुमने सुना होगा कि जैसे हमारे पास क्लास का रजिस्टर होता है ना, ऐसे ही हमारे पास डिजीज की रजिस्ट्री होती है। इंडिया में होती है, अभी करने लग गए हैं। फॉरेन में बड़ा ज़्यादा होता है ये, यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज में। तो वहाँ पे क्या होता है कि रजिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग डिजीज की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही करूँगा ईयर वन में। ठीक है, उसने बोला 2 साल में, तो ईयर वन में सबसे पहले तो भाई मैं यही करूँगा कि आई विल गेदर डेटा, ठीक है, ऑन पीपल अफेक्ट, और यहाँ पे पीपल उसने कहा चिल्ड्रन। तो आई विल गेदर डेटा ऑन चिल्ड्रन अफेक्टेड विथ रेयर डिजीजेज। कि सबसे पहले तो मैं उनको पर डेटा इकट्ठा करूंगा। डेटा में क्या क्या इकट्ठा करूंगा, उनके डेमोग्राफिक्स, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप में बच्चे हैं, उनका लोकेशन क्या है, कौन सी स्टेट में वो रह रहे हैं, उनका सेक्स क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका इनकम कैटेगरीज क्या है फैमिलीज की। हर चीज का इफेक्ट होता है, तो मैं हर चीज उनके बारे में किधर इकट्ठा करूंगा। अब एक बार देखो तुमने डेटा इकट्ठा कर लिया, तो अब प्रॉब्लम को सॉर्ट करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब तुम्हें ये पता लग गया कि यार कि मेरे पास इतने बच्चे हैं। अब उसने कहा कि नहीं कि मैनेज करना है, मैनेजमेंट, और नेशन वाइड है हमारा प्रोग्राम। अगर मुझे किसी चीज को, अब देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कोविड वाज अ नेशनल डिजास्टर। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, उसको मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस आती थी। गाइडलाइंस कौन रिलीज करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब सेंट्रल गाइडलाइंस थी, फिर स्टेट की अलग गाइडलाइंस थी। और वो गाइडलाइंस कैसे बनी थी, डिफरेंट जो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स थे, जो की ओपिनियन लीडर्स थे, तुम्हारे डॉक्टर्स थे, एक्सपीरियंस थे, जो तुम्हारे पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप के, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप क्या होता है, जो मान लो मुझे, मैं बीमार हूँ, ठीक है, यूनियन होती है, जैसे होता है ना ट्रक यूनियन, तो ऐसे होता है पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप के, और राइट्स बोलते हैं कि पेशेंट्स के लिए राइट है, उसको हम आप ये दो।
सो सेकंड वाले में क्या करूँगा, मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, मुझे क्या करना है उनको बताना है कि मैनेज कैसे करो। अब अपने डेटा तो कर लिया, तो सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा कि हाउ टू मैनेज द डिजीज। और हाउ टू मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल फ्रेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस। जैसे फार्मा में पढ़ते हो ना कि ये वाला प्रैक्टिकल करना है, इसका ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी गाइडलाइंस डेवलप करूँगा। और ये मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, विद कोलैबोरेशन इन विद कोलैबोरेशन इन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यहाँ पर कौन से होंगे, की ओपिनियन लीडर्स होंगे मेरे, ठीक है, डॉक्टर्स होंगे, प्लानर्स होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स होंगे, और क्या होंगे मेरे, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स होंगे, एडवोकेसी ग्रुप्स होंगे। तो इस टाइप के क्या होएगा, इस टाइप के लोगों से मिलकर मैं उनको क्या किया, मैंने क्या किया, मैनेज करने का बता दिया कि यार जिस जिसको ये डिजीज है इसको इस टाइप से मैनेज करेंगे। अब चलो तुमने मैनेज करने का भी देख लिया, कैसे मैनेज करोगे, तुमने डेटा भी इकट्ठा कर लिया। बट इसने ना मुझे यहाँ पर एक बात और बोली थी, लिमिटेड डेटा, हमने उसका तोड़ निकाल लिया। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, तुमने उसका आंसर दे दिया। इनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उसको स्ट्रेंथन करोगे। जो भी चीज़ कमजोर है तुम उसको जिम क्यों जाते हो, अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए। तो तुम क्या करोगे, उसको स्ट्रेंथन करोगे। तुम बोलोगे कि यार हमें उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू लुक एट डायग्नोसिस, हम उसका कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या किया, हम न्यू मशीन्स ला सकते हैं, कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट में, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट गैप्स आप आइडेंटिफाई करोगे। आप स्पेसिफिकली ऐसे अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलोगे, ट्रेन करोगे उनको, जो स्पेसिफिकली मेरा रेयर डिजीज वाली जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, सिर्फ वो रेयर डिजीज के लिए होंगे, ठीक है। सो इस टाइप की मैं चीज़ें करूँगा और उनको आप ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, नॉलेज एक्सचेंज करोगे उनके साथ। सो ये सब चीज़ें आप करोगे। अब इसके बाद क्या करोगे आप, और क्या कर सकते हो, देखो नॉलेज वगैरह कर सकते हो, चलो ये तीन तो मैंने उसकी चीज़ों का आंसर दे दिया, बट वो कह रहा है कि और क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, उसने मेरे को टाइम भी बताया 2 साल का, तो सबसे अब मैं यहाँ पे टाइम लाइन अरेंज करता हूँ। सो सॉरी, सो सबसे फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगा, मैं डेटा इकट्ठा करूँगा, उसके बाद मैं उसके लिए एसओपी फ्रेम करूँगा। जब मेरी एसओपी फ्रेम हो गई, फिर मैं बताऊँगा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं कि तुम लोग कैसे ट्रीट करोगे। और इनके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको पता रहे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई विल लॉन्च नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। मैं कैंपेन ऐड करूँगा, टीवीज पर ऐड चलाऊँगा मैं अपनी, और उनको सपोर्ट करूँगा, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मैं कोई दे सकता हूँ गवर्नमेंट की साइड से तो वो प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं क्या करते रहूँगा, डेटा कलेक्शन और सर्विलेंस तो करते रहेंगे। हम एक ऐसा सेंट्रल, जो हमने ऊपर किया था कि ये डेटा करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक सेंट्रल रजिस्टर बनाऊँगा। सेंट्रल रजिस्टर या फिर रजिस्ट्री में फ्रेम करूँगा जहाँ पर मेरे पास डेटा हो, एंड आई विल कंटिन्यूसली कीप ऑन अपडेटिंग। और मैं वहाँ पे ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जहाँ पे इनका बर्डन ज़्यादा होगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार यहाँ पर बर्डन ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मुझे नंबर ऑफ अपने एससीपीज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फिर डॉक्टर नर्सेज वो ज़्यादा चाहिए होंगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोलैबोरेशन भी कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन विद डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज, ठीक है, कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, जेनेटिक स्क्रीनिंग में इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, एट बर्थ। ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जेनेटिक स्क्रीनिंग एट बर्थ में इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं मैप कर रहा हूँ उसको, समझे। तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं हम इसकी प्लानिंग पे। तो प्लानिंग मैं कैसे करूँगा, ईयर 1 एंड ईयर 2 में। देखो ईयर 1 एंड ईयर 2 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हो सकता है ईयर वन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स बना सकता हूँ,
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो गवर्नमेंट के पास बहुत काम है, आप लोगों के पास बहुत काम है, तो आप क्या करो, एक स्पेशल इसके लिए यूनिट बना दो कि जो यूनिट है ये यही करेगी, ये सिर्फ रेयर डिजीज देखेगी चिल्ड्रन में, उसके साथ ही देखेगी कि वहाँ पे गैप क्या है, असेस करेगी उनको टाइमली, वहाँ पर क्या इम्प्रूव हो सकता है, कंसल्ट करेंगे हमको और लोगों को, प्रायोरिटीज सेट करेंगे। जैसे था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक अलग डिवीज़न है, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर वगैरह वगैरह के उनके डिवीज़न होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव्स है, उसको कोई दूसरा सब मिनिस्ट्री में कुछ एक टीम डील करती है। तो ऐसे मैं उनको बोलूँगा कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ, ताकि लोग क्या करें, जो आपकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब चीज़ें करें, एनालिसिस करें, एसओपीज बनाएं, क्लिनिकल गाइडेंस बनाएं, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएं, किया। अब मैं ये जो चीज़ है ना, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे तो बोलूँगा नहीं कि मैंने एक बार फ्रेम कर लिया और मुझे स्टार्टिंग से पता है कि भाई कैसे प्लानिंग करनी है। हो सकता हो कि मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स पता ही ना हो जो प्रॉब्लमेटिक हो या जिनको मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो पहले साल में मैं क्या करूँगा, मैं सब कुछ चीज़ें तैयार करके ना एक पायलट स्टडी करूँगा, एक पायलट टेस्ट प्रोग्राम चलाऊँगा कि नहीं 6 या 7 स्टेट्स में। और उनको करने के बाद मुझे ये पता लग गया फर्स्ट ईयर में कि यार ये सब चैलेंजेस है, ये सब चीज़ मैं बेटर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सब चीज़ें समझी और ईयर 2 में मैंने क्या किया, स्केल अप किया अपने प्रोग्राम को। मैंने बोला कि यार अब ना ये ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, ये पूरे नेशन वाइड इसको फिर मैं लॉन्च करना चाहूँगा। और उसके साथ मैं क्या करूँगा, जब मैं नेशन वाइड लॉन्च करूँगा तो मैं क्या करूँगा उसको नेशन वाइड लॉन्च करने में मैं क्या करूँगा, अपनी फिर जो टीम्स हैं उनको ट्रेन करूँगा, डेटाबेस उसके बनाऊँगा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बढ़ाऊँगा, मैं प्रोग्राम्स करूँगा, एवेलेट करूँगा, तो इस टाइप से मैं उसको डील करूँगा। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि हम कैसे करेंगे। तो हमने कैपेसिटी बिल्ड की, हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, सॉल्यूशंस बनाए, हमने बहुत सारी चीज़ करी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है हमसे, ये हमसे एक चीज़ और पूछ रहा है, ये हमको कह रहा है, और उसके साथ साथ मैं अपने जो रिसोर्सेज वगैरह वो तो डेवलप करते रहूँगा। ठीक है, अब ये मुझे एक सब पार्ट और पूछ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर पोटेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कि गवर्नमेंट पब्लिक जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ क्या करती हैं कि वो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे पार्टनरशिप करते हैं ताकि जो इसका सस्टेनेबिलिटी है कि उनको भी साथ में लाना है। गवर्नमेंट कहती है कि आप प्राइवेट कंपनीज को भी साथ में लाओ। तो देखो प्राइवेट कंपनीज को तुम कैसे साथ में ला सकते हो, एक तो तुम्हारे पास रिसोर्स बढ़ जाएंगे, फाइनेंस बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी। अब जैसे गवर्नमेंट है, तुम लोग इंटरनेशनल, अब जैसे जो लाइफ साइंस कंसल्टेंट है वो इंडिया से ज़्यादा बाहर की मार्केट्स पे काम करते हैं, तो जो उन्हें इंडिया के सिनेरियो है उससे ज़्यादा उन्हें ये पता है कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें बोले इंडियन गवर्नमेंट तो तुम उनको बता दोगे। सो यहाँ पर तो है कि आप इफेक्टिव उसका यूज़ कर रहे हो, मोबाइलाइजेशन कर रहे हो, देन इनोवेशन की आपको कुछ बेटर टेक्निक्स अगर पता है, डिलीवरी डेटा से रिलेटेड, या फिर कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो अच्छे से, कंपेयरिंग एंड गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो कर सकते हो। एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हो। एंड आप क्या कर सकते हो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे एक था ना कि एमएलए और एमपीज को बीच में हुआ था कि दे हैव टू अडॉप्ट अ विलेज, और उस पर उन्होंने स्पेशल ध्यान रखना है। तो प्राइवेट कंपनीज कुछ ऐसे स्टेट्स को अडॉप्ट कर सकती हैं जहाँ पे वो पूरा फोकस रखें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए विद गवर्नमेंट, दे गाइस गो हैंड्स ऑन हैंड्स इन डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। सो इस टाइप से पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, समझे। तो ये एक हमारा बहुत ही यूनिक केस था, मोस्टली ऐसे केस हमारे नहीं पूछे जाते, बट अगर कोई अनकन्वेंशनल केस आया तो हमें पता है कि उसको भी हमें कैसे डील करना है, हमें क्या सोचना है। एंड विद दिस वी हैव सॉल्व 5 केसेस, 5 स्पेसिफिक टू फार्मा, एंड हमने सारे टाइप के केस कर लिए। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, जो हमने अनकन्वेंशनल की बात की थी, वी हैव ऑल्सो सोल्ड गाइज अनकन्वेंशनल केस। सो अब इसके बाद आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू सोल्व एनी टाइप ऑफ केस। ठीक है, सो केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि कैसे सॉल्व करना है, एंड इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हें अब जो तुम्हारा बेस और तुमने एक्सपर्टीज गेन की है ना, with this now you have become experts in case study and you have become AS pilot. Cool, so we'll meet soon in the next lesson. Thank you.